मैम। ठीक है। अच्छा बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, और उसकी प्रोपगेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, और फिर हमने देखा था इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। उधर तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? मैम प्लेटू फॉर्मेशन दोबारा बता दें। प्लेटू क्या फॉर्मेशन। बता दो दोबारा? प्लेटू फॉर्मेशन। प्लेटू फॉर्मेशन, अच्छा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ड्यू टू ये जो एक्शन पोटेंशियल होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इनसाइड द सेल, तो ये जो होता है, और डिफरेंट हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं दे आर डिफरेंट इन देयर फंक्शंस, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनके फंक्शन उनका डिफरेंट होता है। सो क्या होता है, उस फंक्शनल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए ना अल्लाह ताला ने डाइवर्सिटी की हुई है इन देयर एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल का मेन जो थीम है वो यही होगा कि मतलब कोई नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा विच इज नेगेटिव, और फिर वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इस केस में क्या होता है, इन सम हार्ट मसल्स और हार्ट के मसल्स में और स्मूथ मसल्स में क्या करना होता है, जो उनका कंट्रैक्शन वाला पीरियड होता है ना उनकी मसल्स में, ठीक है, ये उनके मसल्स में हो रहा है। अभी हमने पहले जो एक्शन पोटेंशियल देखा था वो जो रैपिड फॉलिंग राइजिंग और फॉलिंग फेज वाला, वो नर्व का एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। ये एक्शन पोटेंशियल है, ये प्लेटू जो एक्शन पोटेंशियल है, इट अकर्स इन द मसल्स ऑफ हार्ट एंड स्मूथ मसल्स, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो हार्ट मसल्स हैं और स्मूथ मसल्स हैं, जैसे कि स्मूथ मसल्स ऑफ आवर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, दे हैव टू मेंटेन कंट्रैक्शन फॉर सम मोर टाइम, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर बॉडी टिश्यूज, और इसकी वजह से, और दे कंट्रैक्शन कौन से पार्ट में ये कर सकते हैं, ड्यूरिंग द डीपोलराइजेशन फेज, ठीक है। तो इन मसल्स के अंदर क्या होता है कि ये जो रैपिड राइजिंग फेज वाला होता है ना, इट इज प्रिसीडेड बाय अ प्लेटू इन द एक्शन पोटेंशियल। अच्छा, ये जो प्लेटू होता है इसकी वजह से क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो थोड़ी देर तक उधर रहता है, और फिर उसकी वजह से जो है वो सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन वहां पर रह सकती है, ठीक है। और अब ये प्लेटू कौन से आयंस की वजह से होता है, यहाँ पर जो है ये जो रैपिड, ये जो स्टीप कर्व है इसकी, इट इज ड्यू टू द एंट्री ऑफ द सोडियम आयंस, ठीक है। लेकिन हमने बताया कि सोडियम आयंस आर द वेरी फास्ट आयंस, सो दे आर नॉट, दे कांट मेक अ प्लेटू फेज। तो दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस प्लेटू इज ड्यू टू द एंट्री ऑफ द कैल्शियम आयंस। जो कैल्शियम आयंस होते हैं दे आर स्लो टू ओपन एंड इवन मोर स्लो टू क्लोज, ठीक है। तो जब यहाँ पर पॉजिटिव की तरफ चार्ज हो जाता है, हर एक जो चैनल होता है ना उसका एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है। जैसे इन केस ऑफ सोडियम, थोड़ा सा भी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल टुवर्ड्स पॉजिटिविटी जाएगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जो है वो ओपन कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी फेवरेबल वोल्टेज आ जाएगी। उसके बाद जब ये प्लस में चला जाएगा, अबव जीरो चला जाएगा, तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स विल स्टार्ट टू ओपन, एंड एज दे आर स्लो टू ओपन, तो ये प्लेटो फेज थोड़ा लेट आएगा after rapid rising phase and even more slower to close, तो it will take some टाइम फॉर दिस प्लेटू टू डिसेंड, ठीक है। और फिर इसके एंड से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, और फिर ये जो कर्व है ये डिसेंड कर जाएगी। ये आप जब इंशाल्लाह हार्ट का यूनिट पढ़ोगे ना तो उसके एक्शन पोटेंशियल में ये कर्व ज्यादा आप लोग क्लियर तरीके से पढ़ोगे। अच्छा, उसके बाद यही था कि कुछ एक्शन पोटेंशियल्स थे जिन रिदमिकल एक्शन पोटेंशियल से, जैसे जिस भी चीज ने बीट करना होता है या हर मिली सेकेंड्स में एक नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है, ठीक है। अगेन देयर इज एग्जांपल ऑफ आवर हार्ट व्हिच हैज टू बीट सेवरल टाइम्स इन 1 मिनट, ठीक है, एंड द स्मूथ मसल सेल्स व्हिच हैव टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक है। कुछ स्मूथ मसल्स होते हैं जो इनवॉलंटरीली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो उधर जो है ये रिदमिकल एक्शन पोटेंशियल होता है, और इसके अंदर रोल जो होता है वो आता है सोडियम चैनल्स का, विच आर फनी सोडियम चैनल्स का रोल आता है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया, दे उनका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बहुत कम होता है, ठीक है, और दे ऑलवेज रिमेन इन द स्टेट ऑफ ओपन, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी पोटेंशियल थोड़ा सा भी पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, एक तो वैसे ही इन मसल्स के अंदर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। आप देखो इन दिस केस इट इज -60
एज कम्पेयर टू -70 एंड -90 इन द नर्व्स, ठीक है। तो ये नेगेटिविटी मतलब इट इज समवट क्लोजर टू द नर्व्स पोटेंशियल ऑफ द सोडियम, और दिस पॉजिटिविटी हेल्प्स इन ओपनिंग ऑफ मोर सोडियम चैनल्स, ठीक है। और फिर उसकी वजह से जब वो ओपन हो जाते हैं फनी चैनल्स, वो जब यहाँ पर उसका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव करा लेते हैं, तो यहाँ पर आके फिर ओपन हो जाते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, जो कि फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा देते हैं। ये भी लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कुछ नर्व, अच्छा हमने देखा न्यूरॉन जो है उसको हम नर्व फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन जो बेसिकली ये न्यूरॉन्स होती है ना, बेसिकली ये नर्व्स की तरह एक पूरी नर्व ट्रंक के अंदर जो है वो पड़ी होती है, ठीक है। तो न्यूरॉन एंड न्यूरल फाइबर आर द सिनोनिम, ठीक है। ये एक पूरा नर्व ट्रंक है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़े होंगे एनाटॉमी में ब्रेकियल प्लेक्सस, रेडियल प्लेक्सस, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि पूरा एक नर्व ट्रंक लेकर जा रहा होता है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये देखो, और इसके एक बिल्कुल ये जो नर्व फाइबर है ना, इट इज मेड ऑफ वन न्यूरॉन, ठीक है। तो न्यूरॉन एंड नर्व फाइबर आर द सेम। ये जो है ये एक नर्व ट्रंक है और ये पूरा एक नर्व बंडल है। मैम स्लाइड चेंज नहीं हो रही जी, स्लाइड शेयर हो रही है। स्लाइड हो रही, सिर्फ कर्सर घूम रहा है। अच्छा, फिर जब उन्होंने क्या किया कि जब इस नर्व ट्रंक को उन्होंने स्टिमुलेट किया, एक में बच्चे एक डायग्राम है वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। अच्छा, ये जब अभी जो हमने लास्ट देखा था एक नर्व ट्रंक, ठीक है। तो उसको हमने जिसके अंदर बहुत ज्यादा जो थे वो नर्व फाइबर्स थे और उनके बहुत ज्यादा एक्सॉन्स थे, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि जो नर्व एक्सॉन जो है, एक्सॉन हिलक जो है, वो कौन सा जोन होता है ऑफ द न्यूरॉन? इट इज द इनपुट जोन और फिर कंडक्टिंग जोन भी होता है, ठीक है। जब उन्होंने उस नर्व ट्रंक को एक पूरी जो बड़ी नर्व जब हमने लास्ट पिक्चर में देखी थी उसको जब स्टिमुलेट किया, तो क्या हुआ? उन्होंने देखा कि बहुत वेराइटीज ऑफ एक्शन पोटेंशियल आए हैं, ठीक है। ये देखो, ये उन्होंने एक नर्व ट्रंक को पहले इस पॉइंट पे स्टिमुलेट किया एट दिस पॉइंट 1, तो उन्होंने देखा एक्शन पोटेंशियल आया और वो डिफरेंट स्ट्रेंथ के आए हैं। फिर उन्होंने एक और पॉइंट से स्टिमुलेट किया तो फिर उससे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल्स आए, और फिर जब इन्होंने एक थर्ड जगह से इसको स्टिमुलेट किया तो एक्शन पोटेंशियल्स और ज्यादा आए, ठीक है। और अब आप इसमें आप ये गौर करो कि जो एक्शन पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड है वो भी डिफरेंट है, ठीक है। तो व्हाट इट लीड्स टू क्लासिफिकेशन ऑफ ए नर्व फाइबर, ठीक है। हमने अभी लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि अगर आप एक ही नर्व होगी, ठीक है, एक ही नर्व फाइबर होगा या उसको एक ही न्यूरॉन कह लो, उसको आप स्टिमुलेट करोगे, आप जितना मर्जी स्टिमुलस स्ट्रेंथ कम या ज्यादा कर लो, इफ इट इज इक्विवेलेंट टू द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, तो फिर ही वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। और जब वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से ज्यादा होगा, बेशक जितना मर्जी आप स्टिमुलस ज्यादा या कम कर लो, एक्शन पोटेंशियल के एम्पलीट्यूड के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको याद है। लेकिन क्या होगा फिर, क्या चीज है इधर जो कि इन सब इस जब हमने इस नर्व ट्रंक को स्टिमुलेट किया हुआ है, जिस विच इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स, तो एक्शन पोटेंशियल डिफरेंट आ रहे हैं। तो बेसिकली जो नर्व फाइबर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है। उनका ऑन द बेसिस ऑफ हम उनका साइज भी उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टिमुलस स्ट्रेंथ भी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी भी हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लीड्स टू एन अदर टाइप ऑफ एक्शन, discovery of an other type of action potential which is called the compound action potential. ये जो compound action potential है, it is also not given in your guidance, so you have to prepare its diagram from this, ठीक है। और इसके कल जो है मैं आप लोगों को थोड़े से नोट्स भी दे दूंगी। ये जो ये प्रेजेंटेशन है ना, इसमें मैंने आपको साथ साथ बता भी दिया कि जो जो चीजें इसमें गाइडन में से नहीं है, वो बच्चे आप लोगों ने वो ग्राफ, वो जो बातें हैं वो एनफ है आपके लिए जितनी इस प्रेजेंटेशन में दी है, लेकिन उन टॉपिक्स को आपने
पढ़ना जरूर है, ठीक है। तो फिर जब कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, यानी कि बहुत डिफरेंट, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, काफी ज्यादा चीजें, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रही। 1 मिनट में मैम स्लाइड चेंज नहीं हो रही, स्टक है। चेंज नहीं हो रही है, मैंने अभी चेंज की भी नहीं है। मैम सेल बॉडी वाली शो हो रही थी। कौन सी शो हो रही है, सेल बॉडी वाली? मैम अब चेंज हो गई है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। फिर जब उन्होंने क्या किया कि इसको स्टिमुलेट किया, इस नर्व फाइबर को, तो कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ठीक है। तो उसकी बेसिस पर फिर उन्होंने इन नर्व फाइबर्स को क्लासिफाई किया, ठीक है। इनकी हम नर्व फाइबर्स को हम बहुत डिफरेंट तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है डिपेंडिंग अपॉन देयर ओरिजिन। कुछ जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो क्रेनियन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है, डायरेक्टली आपके ब्रेन से आ रहे होते हैं, ठीक है। फिर कुछ होते हैं स्पाइनल फाइबर्स विच आर जनरेटिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन हम उनको जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू एफरेंट फाइबर्स एंड इफरेंट फाइबर्स। एफरेंट फाइबर्स आर दोज nerve fibers that carry impulses towards the brain, ठीक है। बेसिकली ये सेंसरी होते हैं, दे सेंस इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर आउटसाइड बॉडी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हाथ के ऊपर कुछ नर्व फाइबर्स होंगे, ये सेंस कर रहे होंगे हॉट कोल्ड, और फिर वो वाली इंफॉर्मेशन जो है ये टुवर्ड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड लेकर जा रहे होंगे। फिर यही इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और फिर जो उसकी इंफॉर्मेशन बैक, उसका रिस्पांस बताने के लिए कुछ इफरेंट फाइबर्स जा रहे होंगे जिनको दैट कैरी इंपल्सेस अवे फ्रॉम द ब्रेन एंड दे आर कॉल्ड इफरेंट फाइबर्स। फिर कुछ होता है, अब ये जितने भी नर्व फाइबर्स होते हैं ना, ये क्या होता है, आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ना केमिकल साइनेप्सिस होते हैं। साइनेप्सिस का टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच दे आर यूजिंग इन कम्युनिकेटिंग, दे कैन आल्सो बी डिवाइडेड। सम आर कोलिनर्जिक फाइबर्स बिकॉज दे secrete acetylcholine, some are adrenergic fibers as they are secreting adrenaline, and some are dopaminergic fibers। ये जो है इंशाल्लाह हम कल साइनेप्स के साथ करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब अब कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और डिफरेंट वो एम्पलीट्यूड का एक्शन पोटेंशियल था, उसकी बेसिस पे इट लीड्स टू द डिवीजन ऑफ नर्व फाइबर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमीटर एंड देयर कंडक्शन वेलोसिटी, ठीक है। तो उसकी वजह से हमने फाइबर को डिवाइड किया इनटू ए टाइप फाइबर्स, बी टाइप फाइबर्स एंड सी टाइप फाइबर्स, ठीक है। फिर ए टाइप फाइबर्स जो थे वो फर्दर डिवाइड हुए इनटू अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, और उसका फिर फाइबर का डायमीटर देखा 12 to 20 माइक्रोमीटर था कोई, फिर 5 to 12 थे, 3 to 6 थे, 2 to 5 थे। और जैसे जैसे उनका डायमीटर इंक्रीज करता गया तो देयर कंडक्शन वेलोसिटी इंक्रीज करती गई और उनका एक्शन पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट होता गया, ठीक है। और फिर इसकी ही बेसिस पर उन्होंने देखा कि ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर डायमीटर एंड देयर कंडक्शन वेलोसिटी, दे आर आल्सो डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, ठीक है। ये आप लोगों के लिए जरा ज्यादा, बस आप इनकी क्लासिफिकेशन आप ये याद रख लो कि they can be divided on the basis of their diameter and their velocity into following 3 types: A type fibers, B type fibers, C type fibers, and A type fibers are further divided into A alpha, A beta, A gamma and A delta, जिसकी वजह से क्या होता है कि देयर फंक्शंस आर डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल जो ए अल्फा फाइबर है, इंशाल्लाह जब आप सेकंड ईयर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें जो है ये आप लोगों को ज्यादा मतलब जरूरत वहां पर ही इसकी जरूरत भी है और वहां ही आपको ये ज्यादा क्लियर भी हो जाएंगे, ठीक है। जो ए अल्फा टाइप फाइबर्स है दे आर प्रोप्रोसेप्टर्स के ये सेंस कर रहे होते हैं प्रेशर को। जो ए बीटा है ये भी टच के रिसेप्टर, दे टच की सेंसेशन लेके जा रहे हैं। फिर एक गैमा जो है ये मोटर है टू द, ये फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइन इफरेंट फाइबर्स बना रहे हैं, ठीक है। फिर ए डेल्टा जो है वो पेन और टेम्परेचर के बना रहे हैं, पेन और टेम्परेचर का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और फिर कुछ प्री गैंग्लियोनिक, ऑटोनॉमिक है, और फिर कुछ ये इंशाल्लाह जब आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ोगे आप उसके साथ क्लियर कर लोगे, ठीक है।
the take home message, the lesson to be learned from this is that a nerve trunk is composed of mixed nerve fibers, which can be afferent fibers and efferent fibers, and they can also be divided on the basis of their diameter and their velocity. So due to this difference in the diameter and the velocity, they are also able to perform different functions. ठीक है, तो उसकी वजह से जो इनकी क्लासिफिकेशन हो सकती है, आपसे बार-बार हम पूछ लेते हैं ये क्लासिफाई नर्व फाइबर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, तो आप क्या बताओगे कि they can be divided into 3 type of fibers, A type, B type, C type fibers, and further divided A type fibers are classified into A alpha, A beta, A gamma and A delta fibers. ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं कुछ जो फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, दे आर सेंसरी, देयर फंक्शन इज ओनली टू सेंस। ये जो यही वाले फाइबर्स थे ना, उनमें से जो सेंसरी थे, जो कि रिसीव करते हैं इनपुट फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स, उनको फिर हमने एक और तरह से भी क्लासिफाई कर दिया इनटू 1A, 1B, 2, 3, 4। ठीक है, और फाइबर टाइप्स भी इसमें लिख दी और उनका फिर ओरिजिन भी देख लिया कि वो कौन कौन सी जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, नर्व फाइबर्स को वी कैन आल्सो क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंसिटिविटी टू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया इज लेस ऑक्सीजन। ठीक है, उन्होंने क्या किया, नर्व एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने नर्व फाइबर को ऑक्सीजन कम दी। ठीक है, और उसके बाद देखा कि कौन से नर्व फाइबर्स हैं जो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल हैं टू हाइपोक्सिया, कुछ की इंटरमीडिएट ससेप्टेबिलिटी है टू द हाइपोक्सिया, मतलब उतना बस वो हाइपोक्सिया कर सकते हैं, और कुछ बिल्कुल ससेप्टेबल है। ठीक है, तो वो उनके बेसिस पे उन्होंने देखा कि जो मोस्ट ससेप्टेबल है ना टू हाइपोक्सिया, वो है बी टाइप फाइबर्स, ये फौरन रिस्पॉन्ड कर देते हैं। इंटरमीडिएट ससेप्टेबिलिटी है ऑफ ए टाइप फाइबर्स एंड लीस्ट ससेप्टेबल है सी टाइप। इनका हाइपोक्सिया का इन पे बहुत कम असर होता है। ठीक है, और फिर प्रेशर जब दिया नर्व फाइबर को, उसकी बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया। ठीक है, तो उसमें जो मोस्ट ससेप्टेबल थे वो ए टाइप थे, इंटरमीडिएट ससेप्टेबिलिटी बी थी और फिर सी थी। और फिर क्या, बेसिकली सबसे ज्यादा इन नर्व फाइबर्स को हमारा कहाँ पे ज्यादा रोल होता है, ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। जब इंशाल्लाह आप कल कुछ बहुत बड़ी बड़ी सर्जरीज करोगे, तो उससे पहले आपने क्या करना होगा, अपने पेशेंट को बेहोश करना होगा, उसको आपने एनेस्थीसिया देना होगा। सो एनेस्थीसिया आप कैसे बेसिकली देते हैं, हम क्या करते हैं, उसकी ये जो नर्व्स होती हैं इनको एनेस्थेटाइज कर देते हैं ताकि वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ना ट्रेवल हो। ठीक है, और पेशेंट को कुछ भी पता ना चल रहा हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितनी भी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज होनी है वो किस तरह से होनी है, इस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, जो कि एक्शन पोटेंशियल के थ्रू होती है। और उसके जो ऑर्गन्स, जो उसका स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन आर these nerve fibers और the neurons। ठीक है, तो फिर उसकी बेसिस पे भी लोकल एनेस्थीसिया देके भी उन्होंने देखा कि जो सी टाइप फाइबर्स हैं वो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है, फिर जो बी टाइप फाइबर्स हैं वो इंटरमीडिएटली ससेप्टेबल हैं, और ये लीस्ट ससेप्टेबल जो हैं वो ए टाइप फाइबर्स हैं। इसके अगेन यही है, ये जो जितने भी ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स है, दे इट इज मोस्टली आस्क्ड इन योर वाइवा, और कभी कभार आपको जो है वो इसका एससीक्यू आ जाता है कि जी मैम स्लाइड शो नहीं हो रही, काफी देर से एक ही स्लाइड नजर आ रही है। बेटे एक ही स्लाइड काफी देर से थी। अच्छा मैं देख लेती हूँ। मैम क्रेनियल और स्पाइनल फाइबर्स वाली। अच्छा, आई थिंक कोई ना इंटरनेट का इशू है आप लोगों के पास। ये प्रेजेंटेशन सब बच्चों के पास अब तक आ गई होगी। अब कौन सी स्लाइड स्लो हो रही है, ये नर्व्स वाली? यस मैम। ठीक है, अच्छा यस मैम, येलो वाली। ठीक है, अच्छा ये दोबारा से देख लो कि हमने ये क्लासिफिकेशन थी नर्व फाइबर्स की, ये तो थी उनकी डायमीटर और वेलोसिटी की बेसिस पे क्लासिफिकेशन, और फिर फर्दर हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन के सेंसरी जो सेंस करना कौन से नर्व फाइबर्स का फंक्शन होता है, तो वो सिर्फ ए अल्फा, ए बीटा, ए गैमा, ए डेल्टा और सी टाइप फाइबर्स का होता है। ठीक है, फिर हमने उनको क्लासिफाई किया ऑन देयर सेंसिटिविटी टू हाइपोक्सिया, एनेस्थेटिक्स एंड द प्रेशर। ठीक है, और उसमें हमने देख लिया कि जो कौन सबसे ज्यादा, आपको इसका इस तरह से एमसीक्यू आ सकता है कि एक पेशेंट था जिसको आपने बहुत देर और लो ऑक्सीजन सैचुरेशन में रखा है, तो अब उसकी कौन सी नर्व फाइबर्स जो है वो सबसे पहले इसको रिस्पॉन्ड करेंगी, तो इसका आंसर क्या होगा, बी टाइप नर्व फाइबर्स। ठीक है, फिर एक और आपको एमसीक्यू आ सकता है कि ड्यूरिंग अ फिजियोलॉजी एक्सपेरिमेंट ऑन नर्व फाइबर यू अप्लाइड प्रेशर
to a mixed nerve trunk, ठीक है, which resulted in a response in nerve fibers. So which nerve fibers are least susceptible to the pressure? तो least susceptible कौन से हैं इस केस में? कोई बताएगा कौन से हैं? इस ग्राफ, इसको चार्ट को ही देखिए, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि एक जो था सर्जन, उसने लोकल एनेस्थीसिया देना था, ठीक है, तो उससे पहले उसने टू फाइंड आउट उसने he wants to give local anesthesia to control the C type fibers. तो which local anesthesia जो है is susceptible are C type fibers most susceptible to local anesthesia, intermediate susceptible to local anesthesia, or are least susceptible to local anesthesia. तो इसका आंसर क्या होगा कि they are most susceptible to local anesthesia as compared to B and A fibers, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो आ जाती है प्रॉपर्टीज आ जाती है nerve fibers की, which are similar to the properties of a neuron, ठीक है। और अभी इनको हम डिटेल में देख भी लेते हैं ताकि जो हमारी कल वाली प्रॉपर्टीज थी उनकी रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। nerve fibers have following properties: they are excitable, they can conduct nerve impulse, they are accommodative, they also show refractory period, and they also obey all or none law, ठीक है। अब ये कैसे कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं, लेट्स सी। एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी जो है वो हम स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व से जो हमने कल की थी उसकी हेल्प से हम देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं 1 मिनट आपको पीछे ले जाऊं। This is our strength duration curve to find out the stimulus strength, which stimulus strength can cause an action potential, ठीक है। इसकी वजह से तीन डेफिनेशन आ जाती हैं, एक रियो बेस, एक क्रोनेक्सी और एक यूटिलाइजेशन टाइम, ठीक है। इनको हम अभी देख लेते हैं। रियो बेस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस व्हिच व्हेन अप्लाइड विल लीड टू जनरेशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये उन्होंने जो कर्व थी एक मिनट, मैं ना इसको उधर करीब ही ले जाऊं ताकि ना आप लोगों को बताने में मुझे आसान हो। ठीक है। ये कर्व उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट स्ट्रेंथ का स्टिमुलस दिए फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन और फिर एक स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व जो है वो बनाई, ठीक है। इसके क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस इज टाइम या ड्यूरेशन एंड अलोंग वाई एक्सिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस व्हिच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, ठीक है। उसकी वजह से उन्होंने सबसे देखा वो छोटे डिफरेंट स्टिमुलस के स्ट्रेंथ देते गए और जिस स्टिमुलस की स्ट्रेंथ के ऊपर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ उन्होंने उसकी कर्व जो है वो ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले उन्होंने देखा कि अगर हम ये फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ दिस नर्व फाइबर कि अगर हम 0.6 से कम का स्टिमुलस देंगे ना तो कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होगा, ठीक है। फिर उन्होंने इसकी जो है वो लाइन ड्रॉ कर ली और उन्होंने देखा जितने मर्जी टाइम के लिए हम दे, ड्यूरेशन हम जितनी मर्जी बढ़ा ले, लेकिन अगर वो ये रियो बेस की स्ट्रेंथ से कम है तो इट विल नॉट जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। हमारी फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ से होगी कि लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस व्हिच कैन एक्साइट द एक्साइटेबल टिश्यू, ठीक है। फिर क्या है, नेक्स्ट टर्म है वो आ जाती है यूटिलाइजेशन टाइम, टाइम फॉर विच दिस स्टिमुलस हैज टू बी अप्लाइड टू एक्साइटेड टिश्यू, ठीक है। यानी कि रियो बेस को देने के लिए जितना टाइम हमें रिक्वायर्ड है इट इज द यूटिलाइजेशन टाइम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो आ जाता है क्रोनेक्सी, it is the time for which stimulus double the strength of the Rio base when applied can excite the tissue, ठीक है। अच्छा, अब क्रोनेक्सी क्या है, it is the time, utilization time तो इसका Rio base का टाइम है, ठीक है, जो कि यहाँ पे इसके नीचे जो एरिया अंडर दिस रेड कर्व है वो आ जाता है। क्रोनेक्सी में हमने क्या किया, स्टिमुलस स्ट्रेंथ डबल कर दी और फिर जो टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल इसके रियो बेस इसके नर्व फाइबर 0.6 था,
अब हमने क्या किया कि डबल कर दिया रियो बेस को 1.2 पर ले गए स्टिमुलस की स्ट्रेंथ को, और हमने फिर देखा कि कौन सा जो टाइम है उसको रियो डबल द रियो बेस स्टिमुलस स्ट्रेंथ देकर हमने एक्शन पोटेंशियल अचीव कराया, तो इट इज क्रोनेक्सी। ठीक है, आप लोगों को इसका क्वेश्चन आ जाता है ड्रॉ स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, फिर उसके साथ ये डेफिनेशन आ जाती हैं कि व्हाट इज क्रोनेक्सी, रियो बेस यूटिलाइजेशन टाइम, तो इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज नॉट गिवन इन योर गाइडन। ये चीजें बेशक आप वो छोटे जो स्टिकी शीट्स होती हैं ये कहीं अपनी गाइडन पे लिख लो या इनको उधर कर लो, ताकि आप जब भी नर्व पढ़ो नेक्स्ट में तो ये चीजें साथ साथ जरूर करो, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ए नर्व फाइबर इज द कंडक्टिविटी। ठीक है, what is conductivity? They can able to conduct orthodromic conduction and antidromic conduction. What is orthodromic conduction? In natural situation impulses passes in one direction only. ठीक है, सिर्फ एक जहाँ पे आप स्टिमुलेट करोगे एक्सॉन में हमेशा फॉरवर्ड कंडक्शन होगी। ठीक है, और जहाँ पे एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से मिल रहा होगा फ्रॉम द सिनेप्टिक जंक्शन और रिसेप्टर अलोंग एक्सॉन्स टू देयर टर्मिनेशन, पूरा हमने कल क्या देखा था कि ग्रेडिएंट पोटेंशियल इज डिक्रीमेंटल, वो थोड़ी देर के बाद डाई आउट कर जाता है, लेकिन जो एक्शन पोटेंशियल है जो कि एक्सॉन्स में हो रहा है वो डाई नहीं करता। ठीक है, इट ट्रेवल्स इन ए नॉन डिक्रीमेंटल फैशन। ठीक है, और इससे क्या है जो एक्शन पोटेंशियल है ये हमेशा ऑर्थोड्रोमिक इसकी कंजक्शन होती है, वन डायरेक्शन होती है और फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है। कभी कभार इट कैन आल्सो कॉज एंटीड्रोमिक कंडक्शन। ठीक है, जो एक्सॉन है इट कंडक्ट्स इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, आइदर डायरेक्शन, लेकिन क्या होता है बैकवर्ड कंडक्शन जो होती है ना वो थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहले एक्साइटेबल होता था टिश्यू ना वो अपने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड के अंदर चला जाता है। ठीक है, जब वहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया उसके बाद क्या हुआ, वो रिफ्रैक्टरी पीरियड में चला गया। ठीक है, तो वहां पर अगर तो हम स्टिमुलस स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे तो ही नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन दे कैन कंडक्ट इन आइदर डायरेक्शन। ठीक है, और जो साइनेप्स होता है विच इज द स्मॉलेस्ट अप्रोक्सीमेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, जो इंशाल्लाह हमने कल पढ़ना है, ये सिर्फ वन डायरेक्शन के अंदर यानी कि फॉरवर्ड जो है वो कंडक्शन कर रही होती है। ठीक है, ये कल इंशाल्लाह जब मैं साइनेप्स करवाऊंगी उसके साथ दोबारा रिपीट भी कर दूंगी। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है नर्व फाइबर की इज अकोमोडेशन। स्लोली राइजिंग करंट्स फेल टू फायर नर्व फाइबर और जनरेट एक्शन पोटेंशियल बिकॉज द नर्व अडैप्ट टू द अप्लाइड स्टिमुलस, अ प्रोसेस कॉल्ड अकोमोडेशन। ठीक है, यानी कि आप आराम से कहोगे ना कि एक नर्व फाइबर स्टिमुलेट होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वो बिकॉज दे अडैप्ट देयर सेल्स, ये इसके अकॉर्डिंगली अपने जो आयन चैनल्स हैं उनमें चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। अगर वो ऐसा ना करे तो क्या हो, थोड़ा सा भी कोई अंदर बाहर आयनिक चेंज हो तो फौरन नर्व फाइबर स्टिमुलेट हो और फौरन क्या हो, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो। ठीक है, अच्छा, फिर वो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ऑल और नन लॉ, अगेन कि जब भी threshold intensity is reached, a full-fledged action potential is produced. The action potential fail to occur if the stimulus is sub-threshold. If it is below the Rio base quantity, तो stimulus नहीं generate होगा। So the action potential is therefore all or none in character, and it is said to obey the all or none law because either there will be action potential or there will be no action potential, और दरमियान में कोई चीज नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, फिर कल की रेपिटेशन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, बट रिफ्रैक्टरी पीरियड एक तो द टाइम ड्यूरिंग व्हिच नो न्यू इम्पल्स कैन बी जनरेटेड however the strength of the stimulus is, and it's further divided into two parts: absolute refractory period and relative refractory period. Absolute refractory period is the initial 1/3 of the action potential, the period during which another action potential cannot be elicited no matter how strong the stimulus is. It coincides with almost the entire duration of the action potential. और जो relative refractory period है, it is the duration in which a
second stimulus stronger than the first can re-excite the membrane and can produce the action potential. ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि which ionic changes are responsible for absolute refractory period and which ionic changes are responsible for relative refractory period. Absolute refractory period में क्या ऐसा difference होता है कि वहां पर new action potential generate ही नहीं हो पा रहा होता? क्या कोई सोडियम के चैनल्स में चेंज होता है या पोटेशियम के चैनल में चेंज होता है? कौन बच्चा बताएगा? पीरियड में बच्चा वो बंद हो जाता है। कौन से गेट्स बंद होते हैं? मैम सोडियम एक्टिवेशन सोडियम के एक्टिवेशन गेट क्या होते हैं? एक्टिवेशन गेट को क्या हुआ होता है इन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड? वो बंद हो जाते हैं, तो एक्टिवेशन गेट आर ओपन बट इन एक्टिवेशन गेट आर क्लोज। ठीक है, तो जितना सोडियम बेशक अंदर आ जाएगा बट इट कांट रीच इनसाइड द मेम्ब्रेन। एंड ड्यूरिंग रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? एक्टिवेशन गेट जो होते हैं वो खुलना शुरू हो जाता है। इनएक्टिवेशन गेट होते हैं वो क्लोज बट they are in the state of close but capable of opening, और जो एक्टिवेशन गेट होते हैं वो कुछ ओपन हो रहे होते हैं और कुछ क्लोज हो रहे होते हैं। तो वहां पर हम स्टिमुलस स्ट्रेंथ इंक्रीज करके नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है कि कभी कभार ड्यूरिंग ये स्पोर्ट्स, ड्यूरिंग कोई एक्सीडेंट, these nerve also get injured, so can they regenerate their cells or they can't? ठीक है, आपने देखा होगा कई लोग होंगे उनको स्पोर्ट्स इंजरीज हो जाती हैं, ठीक है, नर्व इंजरीज हो जाती हैं, लेकिन कई दफा क्या होता है, या फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट वगैरह में, या आपने अपने घर में देखा होगा जो कोई ओल्ड पीपल होंगे जिनको क्या हुआ होगा, स्ट्रोक हुआ होगा, तो जिस पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्टेड बाय स्ट्रोक होगी उसका फंक्शन दोबारा से उस तरह से नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो इनकी जो नर्व की जो रीजनरेशन और डीजेनरेशन होता है उसको हम कहते हैं वलेरियन डीजेनरेशन, which is based its name is based on the scientist which discovered this. ठीक है, degeneration के लिए various functional or morphological changes that occur in the nerve fiber after injury or comprises the Valerian degeneration. ठीक है, injured nerve fiber continues to conduct impulses for 3 days. ठीक है, लेकिन क्या होता है, अच्छा सबसे पहले तो ये हमने देखा था कुछ नर्व फाइबर्स जो थे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पड़े हुए थे, कुछ जो थे वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पड़े हुए थे। ठीक है, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले नर्व फाइबर्स होते हैं ना, दे कांट रीजेनरेट। ठीक है, दे कांट रीजेनरेट, वो एक दफा अगर वहां पे कोई इंजरी हो गई तो वो रीजेनरेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, ये हम अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, वेयर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाले नर्व फाइबर्स होते हैं ना, दे आर एबल टू रीजेनरेट। ठीक है, अब अच्छा सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले नर्व फाइबर्स क्यों नहीं रीजेनरेट कर पाते हैं? क्योंकि वहां पर आपने कल याद किया होगा कि जो माइलिन शीट थी in case of central nerve fibers is produced by the Schwann cells and in case of peripheral nerve fibers is produced by the oligodendrocyte. ठीक है, अभी के लिए ये बात याद रखो, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि why regeneration can't occur in central nervous system nerve fibers. क्या होता है जब भी कोई इंजरी होती है ना, तो फर्स्ट 3 days तक तो जो नर्व फाइबर होती है ना वो कंटिन्यू कर रही होती है टू कंडक्ट इम्पल्सेस। ठीक है, उसके अंदर अभी कुछ जितना भी पहले से सोडियम पोटेशियम या जितना भी उसकी एनर्जी उसमें एटीपी जितना भी पड़ा हुआ था ना, उसकी मदद से वो फर्स्ट 3 days तक तो कंडक्ट कर देती है इम्पल्स। लेकिन आफ्टर 5th डे नर्व फाइबर्स फेल्स टू कंडक्ट एनी इम्पल्सेस। फिर उसमें क्या होना शुरू हो जाता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं स्टार्ट्स 24 आवर्स के बाद। और फिजिकल चेंजेस जो होती है ना, जो हमें नजर आ रही होती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, वो आती हैं 8 to 10 days के बाद। ठीक है, ये चेंजेस जो होती हैं ये सेल बॉडी के भी अंदर होती हैं, डिस्टल टू द इंजरी भी होती हैं, यानी कि इंजरी के बाद वाला पार्ट ऑफ एक्सॉन में और इंजरी से पहले वाला पार्ट ऑफ द एक्सॉन। ये नेक्स्ट मैं आपको पिक्चर में क्लियर करती हूँ। ये देखो, ये एक नर्व फाइबर है, यहाँ से ये जो है ना, ये किसी तरह से इसका इंजरी हो गई। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, जो आएंगी इसकी सेल बॉडी में, फिर प्रॉक्सिमल स्टम्प में,
जो पार्ट इंजरी से पहले वाला हिस्सा है, और डिस्टल स्टम में विच इज द पार्ट आफ्टर द साइट ऑफ द इंजरी। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर द चेंज। नहीं हो रही, अच्छा एक मिनट बच्चे। आप बताओ चेंज हो रही है? यस सब हो रही है। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये एक नर्व फाइबर था, ठीक है, जो कि इसकी यहाँ से इंजरी होगी, इट गेट्स कट ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट। तो उसके बाद इसमें थ्री जगहों पर, 3 लोकेशंस में इसकी चेंजेस आए। सबसे पहले तो इसकी सेल बॉडी में आए, फिर पार्ट प्रॉक्सिमल टू द साइट ऑफ इंजरी, ठीक है, एंड पार्ट डिस्टल टू द साइट ऑफ इंजरी। अब क्या चेंजेस आए, लेट्स सी। सेल बॉडी में अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो चेंजेस आते हैं ना, उसको हम कहते हैं एक्सोनल रिएक्शन और क्रोमेटोलाइसिस। हमने जब सबसे पहले स्टार्ट में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा था, हमने देखा था कि it has abundant quantity of rough endoplasmic reticulum, rhizosomes, nasal bodies, Golgi apparatus, ठीक है, whereas जो एक्सॉन था उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द सेल बॉडी फॉर इट्स न्यूट्रिशन एंड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयन टुवर्ड्स इट। ठीक है, तो क्या हुआ, जब भी कोई साइड इन एक्सॉन जो है वो स्टम्प हुआ, तो उसकी वजह से इंफॉर्मेशन गई टुवर्ड्स द सेल बॉडी, और सेल बॉडी ने कोशिश की कि मैं इसकी हेल्प आउट करूं। ठीक है, तो सेल बॉडी ने अपनी फंक्शनिंग ज्यादा कर दी, इट गेट्स स्वेल एंड बिकम्स राउंडेड, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा अपना काम शुरू करना शुरू हो गए, दे बिकम डिस्टेंडेड, और मोर उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करना शुरू कर दी। ठीक है, फिर राइबोसोम्स जो थे वो डिसऑर्गेनाइज होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि ये सब लोग अपनी जरूरत से ज्यादा काम करने लग गए। ठीक है, निजल बॉडीज डिसइंटीग्रेट इनटू फाइन डस्ट। ठीक है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रोमेटोलाइसिस। निजल बॉडीज जो थी वो इकट्ठी पड़ी होती हैं, लेकिन क्या हुआ, जब कोई इंजरी हुई तो उनके यूज ज्यादा होना शुरू हो गया, तो वो डिसइंटीग्रेट हो गई और क्रोमेटोलाइसिस की शक्ल आ गई। गोल्जी apparatus भी फिर फ्रेगमेंट कर दिए, जो न्यूरोफिब्रिल्स थे उनके अंदर जो के बना रहे थे नेटवर्क, वो भी डिसअपियर कर गए, और न्यूक्लियस इज डिस्प्लेस टू द मार्जिन ऑफ द सेल। ठीक है, फिर चेंजेस आती है डिस्टल टू द इंजरी। ठीक है, जो बाद वाला पार्ट एक्सॉन डिस्टल टू द ट्रांजैक्शन डाइज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस। क्यों? डिस्टल टू द साइट ऑफ इंजरी जो होता है वो क्या होता है, उसका कनेक्शन बिल्कुल सेल बॉडी से खत्म हो जाता है, और उसके अंदर अपनी कोई चीज नहीं होती जिससे वो न्यूट्रिशन गेन कर सके, तो इट डाइज। ठीक है, और इसके जो एक्सॉन एंड एसोसिएटेड साइनेप्टिक एंडिंग्स डिसइंटीग्रेट। ठीक है, और क्या होता है कि जो वो साइनेप्टिक एंडिंग्स जो एक्सॉन एंड के ऊपर कम्युनिकेशन बना रहा होता है विद द डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन, वो सब डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। एक्सिस सिलेंडर ब्रेक्स इनटू शॉर्ट लेंथ्स आफ्टर स्वेलिंग, ये भी मैं नेक्स्ट में आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अच्छा, और क्या होता है, एक्सिस सिलेंडर जो होते हैं ना, एक्सिस सिलेंडर ये होता है जिनके गिर्द ना एक न्यूरॉन जो होता है वो जो एक एक्सॉन होता है ना वो डेवलप हुआ होता है। ठीक है, उसका एक्सिस का सिलेंडर होता है कि वो जिस तरफ उसकी क्या कहोगे पड़ा हुआ है, जिस डायरेक्शन में वो पड़ा हुआ है उसका वो एक्सिस सिलेंडर होगा। ठीक है, वो कुछ देर में डीजेनरेट कर जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि अगर तो वो माइलिनेटेड एक्सोन होगा ना सीएनएस का, ठीक है, सीएनएस का एक्सोन होगा, वहां पर माइलिन शीट आती थी फ्रॉम द oligodendrocytes, तो माइलिन शीट वुड आल्सो फ्रेगमेंट और इवेंचुअली बी रिमूव्ड बाय द फेगोसाइटोसिस। ठीक है, और माइलिन शीट जो ऑयली ड्रॉपलेट जो लिपिड्स और फॉस्फोलिपिड से बनी हुई थी, वहां पर फिर ऑयली ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। ठीक है, वहां पर माइलिन शीट और फेगोसाइटोसिस हो जाएगी ना, वहां से जो डिस्टल टू द ट्रांजैक्शन एक्सोन है ना कोई वहां पर नहीं रहेगा, उसकी फेगोसाइटोसिस हो जाएगी। इसलिए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स होते हैं दे कांट रीजनरेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे फौरन ही फेगोसाइटोसिस हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कोई ओल्ड एज में किसी को स्ट्रोक हुआ होगा। स्ट्रोक क्या होता है? ब्लड प्रेशर एकदम से ज्यादा हो गया, ब्रेन के टिश्यू को ब्लड प्रेशर नहीं किया, नर्व फाइबर्स वहां पर फौरन उनकी डेथ हो गई। और आप देखोगे कि वो पार्ट ऑफ द, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी की स्पीच इफेक्ट हुई है तो वो कभी दोबारा बोल नहीं पाएगा, किसी के किसी हैंड की मूवमेंट इफेक्ट हुई है तो वो दोबारा उस हैंड की मूवमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, वेयर एज इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो श्वान सेल्स होते हैं ना दैट हैड फॉर्म द माइलिन शीट, ये दे रिमेन वायबल एंड इन फैक्ट दे अंडरगो सेल डिवीजन। ठीक है, श्वान सेल्स स्टिल परसिस्ट। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रीजनरेशन होती है वो इन श्वान सेल्स की मदद से होती है। ठीक है, अच्छा
ये तो हमने देखा डिस्टल टू द साइट ऑफ इंजरी क्या होता है। प्रॉक्सिमल चेंजेस प्रॉक्सिमल टू द साइट ऑफ इंजरी जो होते हैं क्या होता है, सम चेंजेस आल्सो अकर इन द प्रॉक्सिमल पोर्शन बट रिमेन लिमिटेड टू द फर्स्ट इंटरनोड, ठीक है। दीस चेंजेस आर टर्म्ड एज retrograde degeneration and are same as changes in the distal portion, ठीक है। ये चेंजेस सिर्फ फर्स्ट उसके तक रहते हैं, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि डीजेनरेशन कैसे होती है। डीजेनरेशन के चेंजेस हमने देख लिए, सेल बॉडी में क्या होते हैं, डिस्टल स्टम में क्या होते हैं और प्रॉक्सिमल स्टम में क्या होते हैं, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट इंटरनोड यानी कि अगर ये वाले ये न्यूरॉन हुआ है ना डीजेनरेट, तो इसके सिर्फ ये फर्स्ट इंटरनोड तक जो होगा ना प्रॉक्सिमल में चेंजेस आएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है ये नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि जो सेल बॉडी के अंदर चेंजेस आए थे वो ही चेंजेस इधर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो पेरिफेरल नर्व डैमेज होता है वो ऑफन रिवर्सिबल होता है। दीज नर्व कैन रीजेनरेट, ठीक है। ये जो रीजेनरेशन होती है ये भी इसी तरह आती है, चेंजेस इन द प्रॉक्सिमल स्टम्प एंड डिस्टल स्टम्प, ठीक है। प्रॉक्सिमल स्टम्प क्या करती है, प्रॉक्सिमल स्टम्प ये देखो, अब ये देखो ये है एक पेरिफेरल नर्व जिसमें ये इंजरी हुई, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये एक नॉर्मल न्यूरॉन है, ये इसके श्वान सेल्स हैं, ये इसके दरम्यान में एक्सोन है और ये इसके सेल बॉडी है, ठीक है। यहाँ से ये एक्सोन सर्व्ड हो गया ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, ठीक है। इसका कनेक्शन कट किया फ्रॉम द डिस्टल स्टम्प। तो क्या हुआ, अब चेंजेस इसमें आना शुरू हो गए इन द सेल बॉडी, इन द प्रॉक्सिमल स्टम्प एंड इन द डिस्टल स्टम्प। ये देखो कि जब फर्स्ट है ना, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये एक मसल फाइबर को इनर्वेट भी कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब यहाँ पर तो स्क्वेयर न्यूरॉन इसने क्या करना शुरू कर दिया, क्रोमेटोलाइसिस होना शुरू हो गई। इसका न्यूक्लियस जो है वो डेवलप हो गया, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो गया, इसमें राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब ने अपनी एक्टिविटी ज़्यादा कर दी, उन्होंने प्रोटीन सिंथेसाइज करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, और उन्होंने वो सब जो न्यू सिंथेसाइज प्रोडक्ट्स थे वो देना शुरू कर दिया टुवर्ड्स दिस प्रॉक्सिमल स्टम्प। तो प्रॉक्सिमल स्टम्प स्टार्टेड स्प्राउटिंग, इट स्टार्टेड रीजनरेटिंग अगेन। Proximal stump develops sprouts along the path of the original nerve। उसकी जो पहली नर्व का पाथ था ना, जो कि ये पाथ था, उसकी डायरेक्शन में ही अपने ये एक्सिस सिलेंडर में ही स्प्राउट करना शुरू हो गया। और दूसरी तरफ क्या हुआ, जो डिस्टल स्टम्प थे ना, उनके जो श्वान सेल्स थे, मैंने अभी आपको बताया कि ड्यू टू द डिफरेंस इन द माइलिनेशन सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की रीजनरेशन की कैपेसिटी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये श्वान सेल्स क्या करते हैं, इन द डिस्टेंस सम ये प्रोलिफरेट करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये फेगोसाइटोज नहीं होते जैसे कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हो जाते थे, ये प्रोलिफरेट करते हैं, ये डिवाइड करते हैं और रोज बना रहे होते हैं अलोंग द कोर्स प्रीवियसली टेकन बाय द एक्सोन्स, ठीक है। एक तरफ से क्या हो रहा है, प्रॉक्सिमल स्टम्प में वो एक्सोन अपने पिछले वाले ही रूट के ऊपर स्प्राउट करना शुरू हो जाता है, और दूसरी तरफ से डिस्टल स्टम्प में क्या होता है, ये जो श्वान सेल्स हैं ये भी डिवाइड करना शुरू हो जाते हैं अलोंग देयर प्रीवियस पाथ, ठीक है। और क्या कहते हैं फिर, ये मे रीइनर्वेट द ओरिजिनल पेरिफेरल टारगेट स्ट्रक्चर, श्वान सेल्स देन रीमाइलिनेट द एक्सोन्स, ठीक है। और जब ये जहां पर मिल जाते हैं ना, ये स्प्राउट हो रहा था जो कि डीजेनरेट एक्सोन रीजेनरेट होता जा रहा है, ठीक है। स्प्राउट्स थी कि मतलब एक ही ब्रांच उसकी आगे की तरफ मूवमेंट फॉरवर्डली डेवलप कर रही है, जो छोटी छोटी साइड्स पे ब्रांचेस है ना वो साथ साथ डीजेनरेट भी करती जा रही है, ठीक है। और जब ये अपने इस श्वान सेल्स को मिलेगा जो कि अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, तो वो जो श्वान सेल्स था वो इसको एनगल्फ कर लेगा, इट विल हग एंड इट विल स्टार्ट रीमाइलिनेटिंग इट, और उसको दोबारा से जो है वो क्या करेगा कि ये डेवलप कर लेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ था यहाँ पर, जब इसकी जब न्यूरॉन डैमेज हुआ तो उसने जो मसल फाइबर जिसको वो इनर्वेट करता था उससे भी उसका कनेक्शन खत्म हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिस्टल स्टम्प पहले तो डीजेनरेट कर चुका था, ठीक है। और ये जो वो था मसल फाइबर जो कि इसे इनर्वेट था वो डीनर्वेटेड ही रहा, वो अपना कोई काम नहीं कर पाया, ठीक है। जैसे आप देखो स्पोर्ट्स इंजरी कभी होती है तो क्या होता है, शुरू में जो होता है वो बिल्कुल भी वो वाला पार्ट वो नहीं मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, तो जैसे जैसे वो एक्सोन डेवलप कर रहा होता है और दूसरी तरफ से श्वान सेल्स उसको रीमाइलिनेट करता है, तो ये इतना बड़ा वो एक्सोन दोबारा से आ गया engulfed by its श्वान सेल्स, और उसने दोबारा उस मसल फाइबर को रीइनर्वेट कर लिया, ठीक है। और जब ऐसा हो गया तो क्रोमेटोलाइसिस भी जो थी वो खत्म हो गई, सेल बॉडी भी जो जरूरत से ज्यादा काम कर रही थी उसने भी अपना काम छोड़ दिया, ठीक है।
रीजनरेशन जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सेल बॉडी में भी हो सकती है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो श्वान सेल्स और एक्सॉन्स के अलावा वेरियस ट्रॉफिक फैक्टर्स लाइक नर्व ग्रोथ फैक्टर्स एंड न्यूरोट्रॉफिन्स प्ले आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नर्व रीजनरेशन, ठीक है। और यही जो ये ट्रॉफिक फैक्टर्स होते हैं दे आर लिमिटेड इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज व्हाई इट इज देयर इज नो रीजनरेशन इन केस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर हमने वही बात है, ये दोबारा से जो हमने देखा था कि नर्व फाइबर्स जो रिस्पॉन्स कर रहे थे टू द लोकल एनेस्थीसिया, तो वो ये कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो लोकल एनेस्थीसिया होता है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि उन्होंने कंडक्शन ही होने देनी होती है वहां से एक्शन पोटेंशियल की। जब एक्शन पोटेंशियल नहीं कंडक्ट होगा तो क्या होगा, वहां पर कोई भी सिग्नल नहीं ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो ब्लॉकेज होती है ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ऑन द मेम्ब्रेन, ये एनेस्थीसिया एपिड्यूरल भी हो सकता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया भी, या पेरिफेरल नर्व ब्लॉक भी, ठीक है। और फिर रैपिड टेम्परेरी और नियर कंप्लीट इंटरप्शन आ जाती है न्यूरल ट्रैफिक की, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो नोसिसेप्टिव्स होते हैं ना फाइबर, जो हमारे पेन वाले नर्व फाइबर्स थे बी टाइप, मोस्ट सेंसिटिव होते हैं टू लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है। ये सिर्फ वैसे आप लोगों के लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि आप जो आपने इसको पढ़ा है इसको आप कल को अपने क्लिनिकली कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर न्यूरोट्रॉफिन हम देख लेते हैं कि बहुत ज्यादा सेवरल प्रोटीन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द न्यूरॉन्स आर कॉल्ड द न्यूरोट्रॉफिन. Some are products of muscles or other structures that the neuron innervate, but many in the CNS are produced by the astrocytes, which are a type of the supporting tissue, ठीक है। By retrograde transport to foster the production of proteins, ठीक है। सबसे पहला जो न्यूरोट्रॉफिन था वो नर्व ग्रोथ फैक्टर था. इट इज फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स एंड सम सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सप्रेस कर रहे होते हैं सेल की एपोप्टोसिस और प्रमोट कर रहे होते हैं सेल का मेटाबॉलिज्म, ठीक है। न्यूरोट्रॉफिन की एग्जांपल आप देख लो, ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर है, न्यूरोट्रॉफिन 3 है, न्यूरोट्रॉफिन 4, 5 है, ठीक है। ये बस ऐसे ही है, इनको जो है हम कल देख लेंगे. कल इंशाल्लाह हमारा लास्ट टॉपिक होगा ऑफ द साइनेप्स. किसी बच्चे को अभी तक किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कल इसको नोट डाउन कर लो, ताकि हम आधा जब लेक्चर कंप्लीट कर लें तो बाकी के टाइम में हम उस टॉपिक को रिकंसिडर कर लें, ताकि आप लोग जब इंशाल्लाह पढ़ो तो आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अभी के लिए मैं क्लास एंड कर जी बच्चे जी नहीं, ये वाला चैप्टर नहीं इंक्लूडेड है मैम। ये चैप्टर नंबर कौन सा है ये बता दें। चैप्टर नंबर बेटे 5 है, लेकिन मैंने आपको बताया ना नर्व की बहुत ज्यादा चीजें ना गाइडन में नहीं दी हुई हैं, ठीक है। तो जितनी चीजें गाइडन, आप गाइडन का चैप्टर 5 पढ़ो पहले, ठीक है। उसके बाद आप ये प्रेजेंटेशन खोलो और जो इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उन सबको यहाँ से करो, ठीक है। और अपने साथ ही फिर जब वो करोगे ना तो गाइडन के ही साथ एक साइड नोट लिख लेना, ग्रेडेड पोटेंशियल, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, डिफरेंस बिटवीन ग्रेडेड पोटेंशियल एंड स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, ठीक है। और प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन नर्व फाइबर, ताकि आपको याद रहे कि ये जो टॉपिक्स है ना मैंने अपने लैपटॉप से उस प्रेजेंटेशन में से करने हैं, ठीक है। मैम आप ये पूरी प्रेजेंटेशन नहीं शेयर करेंगे बेटे? ये मैंने कर दी हुई आप लोगों को पहले ही, मेरे से एक बच्चे ने की थी, मैंने उसे की थी, तो मैं अपने ट्यूटोरियल वाले बच्चों को भी दे दूं, अभी कर देती हूँ, उनको व्हाट्सएप कर दूंगी, फिर उनसे मैं कहूंगी कि अपनी क्लास में कम्युनिकेट कर लें, ठीक है। ओके मैम। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।